एसआर आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आज तक पढ़ते आए हैं हिंदी व्याकरण के बारे में, तो व्यावहारिक व्याकरण के इसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए हम कक्षा 9 के बाद 10th की बात करते हैं। तो 10th के व्यावहारिक व्याकरण में आज आपका प्रथम जो विषय है वह है क्रिया। क्रिया के बारे में हम जानेंगे। वैसे तो आप जानते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद हैं और सामान्यतः क्रिया के कौन से रूप हैं, लेकिन फिर भी जैसा कि आपके विषय अनुसार जानकारी आवश्यक है और यह आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसमें आप देखिए व्यवहारिक व्याकरण में क्रिया। तो क्रिया में सबसे पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा साधारण वही है जो आप हमेशा पढ़ते आए हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे राम दौड़ता है, शशि सोती है, बच्चा कूद रहा है। तो इन तीनों ही वाक्यों में जो क्रिया शब्द है वह है दौड़ना, सोना और कूदना। इसमें देखिए ये क्रियाबोधक शब्द है और इनसे किसी न किसी काम के करने का बोध हो रहा है, अर्थात जानकारी मिल रही है कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है, इन क्रियाओं का निर्माण कैसे होता है उसके लिए हम आगे देखते हैं कि क्रिया का निर्माण कैसे होता है। तो हिंदी व्याकरण के अनुसार क्रिया का निर्माण धातु से होता है, अर्थात क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे हम शब्द बोलते हैं खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, ये सभी क्रिया के मूल रूप हैं जिनको धातु कहा जाता है। क्रिया के इन शब्दों में खा, पी, पढ़, लिख, दौड़ ये धातुएं हैं। ठीक है, ये धातुएं हैं। जैसा कि आप संस्कृत व्याकरण में भी पढ़ते हैं, तो उसी संस्कृत व्याकरण से ही धातु रूप लिए गए हैं और उन्हीं धातु रूप से हिंदी में क्रियाओं का निर्माण किया गया है। हिंदी में धातु में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया के सामान्य रूप बन जाते हैं। साधारणतया किसी भी धातु रूप में ना प्रत्यय लगाने से, प्रत्यय आप जानते हैं, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि शब्दों के पीछे जिन शब्दों के लगने से, ठीक है ना, किन्हीं मुख्य शब्दों के पीछे जिन ना या ऐसे अन्य शब्दों के लगने से जिन नए शब्दों का निर्माण होता है वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो उन्हीं प्रत्यय को जब हम क्रिया के शब्दों के पीछे जोड़ते हैं तो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे हमने आगे देख लिया है कि जैसे दौड़ना, खाना, पीना, तो ये ना प्रत्यय लगने से क्रिया के सामान्य रूप के शब्द बन गए हैं। मूल धातु के अतिरिक्त संज्ञा और विशेषण से भी क्रिया का निर्माण होता है। जैसा कि आप जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं और विशेषण किसे कहते हैं। हम हमेशा यही करते आए हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं उसके साथ में जिन जिन व्याकरण के पुराने टॉपिक आते जा रहे हैं उनके बारे में भी हम जानकारी लेते जाएं। तो वैसे भी हम जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं, आप सभी को पता है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि संज्ञा भी किसी नाम, किसी का नाम, गुण, जाति, रूप, अवस्था, इन सब के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। और विशेषण यानी जिन शब्दों से किसी अन्य शब्द की विशेषता प्रकट होती है वो विशेषण होते हैं। किसी संज्ञा शब्दों की विशेषता प्रकट हो तो वो विशेषण कहलाते हैं। अब देखो संज्ञा शब्द हाथ है, हाथ से हथियाना, तो इससे क्रिया का निर्माण हो गया संज्ञा शब्द से। फटकार संज्ञा शब्द है तो फटकारना, ये हो गया हमारा क्रिया शब्द। विशेषण में गर्म अगर विशेषण है तो गर्म से गर्माना, ये हो गया हमारा क्रिया रूप इसका। तो इस प्रकार धातु के अतिरिक्त संज्ञा और विशेषण से भी क्रिया का निर्माण होता है। तो बच्चों, क्रिया की परिभाषा और क्रिया कैसे बनती है, उसके सामान्य
तो जानकारी के बाद अब हम पढ़ते हैं क्रिया के भेद। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिया के भेद दो तरह के होते हैं, लेकिन वो किस आधार पर किए जाते हैं उसके बारे में हम समझते हैं कि क्रिया के भेद दो आधार पर किए जाते हैं। पहला, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद किए जाते हैं और दूसरा है प्रयोग, रचना और अन्य आधार पर। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म आप जानते हैं वाक्य में कर्म का होना या न होना, ये दो ही आधार हैं जिनसे हम क्रिया के अकर्मक और सकर्मक होने का पता लगा सकते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद बताए गए हैं। पहला अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। अकर्मक और सकर्मक शब्द के आधार पर भी हम पता लगा सकते हैं कि अकर्मक जहाँ पर कर्म न हो और सकर्मक जहाँ पर कर्म हो। तो सकर्मक जहाँ कर्म हो और अकर्मक जहाँ कर्म न हो। अब अकर्मक क्रिया की परिभाषा के आधार पर परिभाषा है जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त न हो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। कर्म से तात्पर्य है कि क्रिया जिस पर की जा रही है, अर्थात क्रिया का फल या व्यापार जिस पर पड़ रहा है वो। साधारणतया देखिए, क्रिया का व्यापार और फल दोनों कर्ता पर ही पड़े। ये अकर्मक क्रिया में होना चाहिए कि क्रिया का व्यापार और फल दोनों कर्ता पर ही पड़ना चाहिए, ना कि कर्म पर। ठीक है, तो यहाँ वाक्यों में जहाँ पर क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े, फल कर्ता पर पड़े, कर्ता द्वारा ही क्रिया की जाए, तो वहाँ पर हम अकर्मक क्रिया करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कर्म का प्रयोग नहीं होगा। वे कर्ता तक ही सीमित रहे और उनसे केवल कार्य का होना ज्ञात हो। केवल कार्य का होना ज्ञात हो। ठीक है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस स्थान पर हो रहा है, उन सबसे हमें अकर्मक क्रिया में कोई लेना देना नहीं होता है। अकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव, फल, व्यापार जिसे कहते हैं, वो केवल कर्ता पर ही पड़ता है। जैसे उदाहरण देखिए, रमा सोती है, बैल दौड़ता है। अब इन वाक्यों में सोती है और दौड़ता है, ये क्रियाएं हैं, ये अकर्मक क्रिया है। कैसे है? क्योंकि देखिए यहाँ पर क्रिया का फल कर्म पर न बढ़कर केवल कर्ता पर पड़ा है। बैल दौड़ रहा है। ठीक है, बैल दौड़ रहा है, कहाँ दौड़ रहा है, किसके आगे दौड़ रहा है, क्या लेकर दौड़ रहा है, इनका हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा, अर्थात यहाँ पर कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है। उसी प्रकार रमा सोती है, तो वो कहाँ सो रही है, कब सो रही है, किस जगह सो रही है, या पलंग पर सो रही है या बिस्तर पर, कहाँ सो रही है, इन सब का हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा। इसलिए यहाँ पर कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। अब देखिए, क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर केवल कर्ता पर पड़ता है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं कहलाती है, क्योंकि इनमें कर्म का प्रयोग नहीं हुआ, अर्थात इनमें से कोई कर्म नहीं है। अब इनमें कोई कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए इसे अकर्मक क्रिया कही जा रही है। अब देखिए, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, वैसे तो सकर्मक क्रिया हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन एक साधारणतया एक विशेष जिसे कहते हैं, या एक ऐसी बात या इस प्रकार का तरीका जिससे हम अकर्मक या सकर्मक क्रियाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसा आप सामान्यतया पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ कि जहाँ पर हमें इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाए कि कार्य कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, इनका उत्तर जहाँ हमें मिल जाए वहाँ तो होगी सकर्मक क्रिया, और जहाँ पर हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं प्राप्त होता है वहाँ होती है अकर्मक क्रिया। समझ गए आप? दोबारा एक बार मैं बता देती हूँ कि जहाँ पर हमें कहाँ, कब, कैसे
वाक्यों में इन शब्दों का उत्तर मिल जाता है तो वहाँ होगी सकर्मक क्रिया, और जहाँ पर इन शब्दों का उत्तर हमें नहीं मिलता वहाँ होती है अकर्मक क्रिया। तो अब तक हमने पढ़ा क्रिया के भेदों के बारे में, क्रिया के निर्माण के बारे में, क्रिया के धातु रूप से सामान्यतः किस प्रकार क्रिया का निर्माण होता है। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि क्रिया के दो भेद बताए हमने, अकर्मक और सकर्मक। तो अकर्मक के बारे में कि जिसमें कर्म का प्रयोग न हो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। अब अकर्मक के भी दो भेद हैं। अकर्मक क्रिया में है पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। तो पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया, इनके नाम के अनुसार ही हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इनकी परिभाषाएं क्या होंगी। फिर भी हम देखते हैं पूर्ण अकर्मक क्रिया क्या होती है। जो क्रिया बिना कर्म के पूर्ण अर्थ प्रकट करती है, इसमें कर्ता की दशा गति आदि का बोध होता है। अब यहाँ पर बताया है कि जो क्रिया बिना कर्म के पूर्ण अर्थ प्रकट करती है। अब हमें पता है कि अकर्मक क्रिया में तो कर्म का प्रयोग करते ही नहीं है, लेकिन पूर्ण अकर्मक का अर्थ या तात्पर्य यह है कि जहाँ वह क्रिया बिना कर्म के पूर्ण अर्थ प्रकट करेगी, अर्थात वाक्य की पूरी जानकारी हमें प्राप्त होगी। इसमें कर्ता की दशा गति आने का बोध होता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब जैसे देखिए, बच्चा रो रहा है, देवेंद्र हंस रहा है और राधिका सो रही है। अब इन वाक्यों में देखिए, बच्चा रो रहा है, देवेंद्र हंस रहा है, राधिका सो रही है। तो यहाँ पर क्रिया है रोना, हंसना और सोना, ठीक है। अब यहाँ बिना कर्म के भी पूर्ण वाक्य प्रकट हो रहा है अपने अर्थ के साथ। ये दर्शा रहा है राधिका का सोना, देवेंद्र का हंसना और बच्चे का रोना। तो इन तीनों वाक्यों के उदाहरणों के माध्यम से रोने की दशा, हंसने की अवस्था और सोने की अवस्था का बोध हो रहा है। अतः यहाँ पूर्ण अकर्मक क्रियाएं हैं। अब देखिए, कर्म के न होने के बावजूद भी ये जो वाक्य हैं ये हमें पूर्ण नजर आ रहे हैं, पूर्ण दिखाई दे रहे हैं। बच्चा रो रहा है, इसमें भी कर्म का प्रयोग नहीं है। देवेंद्र हंस रहा है, इसमें कर्म का प्रयोग नहीं है। राधिका सो रही है, इनमें भी कर्म का प्रयोग नहीं है। तो ये तो है अकर्म का कारण, ये अकर्म क्रिया है, इसीलिए यहाँ पर कर्म का प्रयोग नहीं है। लेकिन कर्म के न होने के बाद भी यहाँ पर क्रिया अपना पूर्ण अर्थ प्रकट कर रही है, इसीलिए यहाँ पर पूर्ण अकर्मक क्रिया पाई जाती है, ठीक है। इसका दूसरा भेद है अपूर्ण अकर्मक क्रिया, ठीक है। अपूर्ण अकर्मक क्रिया में जिन क्रियाओं की पूर्णता के लिए कर्ता से संबंध रखने वाले किसी शब्द की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात कर्ता से संबंध रखने वाले अन्य किसी शब्द को वाक्य में जोड़ा जाता है, जिससे हमारा वाक्य पूर्ण होता है। अब जहाँ पूर्ण अकर्मक क्रिया है वहाँ पर तो कर्ता से संबंध रखने के लिए अन्य किसी शब्द के प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पर अपूर्ण अकर्मक क्रिया है तो यहाँ पर हमें कर्ता से संबंध रखने वाले किसी अन्य शब्द की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर अपूर्ण कर्मक क्रिया होगी। कैसे? राम बहुत तेज निकला, माधव बहुत कमजोर है। अब देखिए यहाँ पर बहुत शब्द जो है ये जोड़ना पड़ा वाक्य को पूर्ण करने के लिए, ठीक है। बहुत तेज निकला। अब हमें कर्म की अनावश्यकता यहाँ पर पता चल रही है कि यहाँ कर्म की आवश्यकता कहाँ थी कि माधव बहुत कमजोर है। अब हम ये नहीं जानकारी लगा सकते हैं, ये पता नहीं लगा सकते हैं कि माधव किस काम में बहुत कमजोर है, किस कार्य को करने में वह कमजोर है। क्या वह शारीरिक रूप से कमजोर है या शिक्षा की दृष्टि से कमजोर है या आर्थिक आधार पर कमजोर है, ये हमें पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पर
अपूर्ण अकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ वाक्य की पूर्णता तो है लेकिन कहीं न कहीं यह वाक्य हमें अपूर्ण भी लग रहा है। अब राग बहुत तेज निकला, तो वह किस बात में बहुत तेज निकला? क्या वह पढ़ने में बहुत तेज निकला या वह चतुराई में बहुत तेज है? किस बात में वह बहुत तेज है इसका हम पता नहीं लगा पा रहे हैं। तो यहाँ वाक्य की अपूर्णता का तो बोध होता है, लेकिन यहाँ पर जो वाक्य है उसको अकर्मक यानी कि कर्म की आवश्यकता बिना, किसी शब्द की आवश्यकता, कौन से किसी शब्द की आवश्यकता? जो कर्ता से संबंध रखने वाला हो, कर्म न हो, केवल कर्ता से संबंध रखने वाले। यहाँ पर माधव कर्ता है तो माधव बहुत कमजोर है, तो यहाँ पर बहुत कमजोर है ऐसे शब्द की आवश्यकता हमें पड़ी, तो इसीलिए यह है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर हमने क्रिया के भेद, जो अकर्मक और सकर्मक दो भेद हैं, उनमें से अकर्मक क्रिया के दो भेद, पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त की। और अगले वीडियो में हम सकर्मक क्रिया और उसके भेदों के बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद।